साथियों, मैं हूँ रवि और सामान्य विज्ञान में केमिस्ट्री का भाग 2 लेकर आपके लिए आए हैं। केमिस्ट्री के इसमें 65 क्वेश्चन करवाए जाएंगे फटाफट रिवीजन के अंतर्गत। चलिए देखते हैं पहला क्या आ रहा है आपके सामने। 151 से शुरू करेंगे क्योंकि 150 तक हम करवा चुके हैं। देखिए 151 में क्या है। 151 हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो एल्केन को कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? इसे कहते हैं फ्रियोन। और इसका उपयोग कहाँ होता है फ्रियोन का? प्रशीतकों में। प्रशीतकों मतलब रेफ्रिजरेटर या इनमें प्रयोग होता है किसका? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो एल्केन का। चलिए अगला देखिए साथियों, 152 क्या पूछ रहा है? सबसे भारी क्षारीय मृदा धातु कौन सी है? यहाँ पर सबसे भारी क्षारीय मृदा, साथियों ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। क्षारीय मृदा धातु कौन सी है? तो वो है साथियों रेडियम। रेडियम क्या है? सबसे भारी क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय और अम्लीय मृदा धातु हैं। और ये जो भी शब्द आते हैं ये शब्द आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए प्रश्न में, उसके बाद आंसर करिएगा। चलिए 153 देखिए। 153 में क्या है साथियों? मर्क्यूरिक सल्फाइड को कहते हैं। मर्क्यूरिक सल्फाइड को और क्या कहते हैं? सामान्य अपन तौर पर इसे हम कहते हैं सिंदूर। क्या कहते हैं साथियों? सिंदूर। ध्यान रखिएगा, सिंदूर को क्या कहते हैं? मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, ये तो इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए। सीएनजी क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी को कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ठोस अधातु के उदाहरण अगर आपसे पूछे जाए तो इनमें से कौन से ठोस अधातु के उदाहरण हैं? तो वो कौन से साथियों? कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है और आयोडीन। आपके सामने ये 4 नाम रखे गए हैं जो इम्पोर्टेंट थे, उनको यहाँ पर आपको बताया गया है। कौन कौन से है ठोस अधातु? कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है और आयोडीन है। ये क्या है? ठोस अधातु के उदाहरण है। ऐसे आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। इनमें से जो भी हो या तीनों दे सकते हैं और पूछ सकता है कि उपयुक्त तो सभी है क्या ठोस अधातु। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर कार्बन सल्फर फॉस्फोरस में से अगर तीनों नाम आते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अन्यथा आपको एक नाम भी दिया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिए और ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है आप सभी को। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्या है। 156 बोरेक्स खनिज से क्या प्राप्त होता है? बोरेक्स खनिज से प्राप्त होता है साथियों बोरॉन। क्या प्राप्त होता है? बोरॉन प्राप्त होता है बोरेक्स खनिज से। अगला है 1 किलोग्राम शहद से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 किलोग्राम शहद से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो साथियों होती है 1 ग्राम शहद से 3500 कैलोरी, किलो कैलोरी। ठीक है साथियों, 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम शहद से। 1 गिलास पानी से कितनी ऊर्जा मिलती है? साथियों इसका कमेंट करिएगा। 1 गिलास पानी से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? और केले से एक केले से कितनी ऊर्जा मिलती है? ये प्रश्न भी पुरानी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। लगभग 115 कैलोरी मिलती है किससे? 1 केले से। लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि 1 गिलास पानी से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? कमेंट करके आंसर दीजिएगा। चलिए अगला देखिए 158 मस्टर्ड गैस बनाने में उपयोग किया जाता है किसका साथियों? एथिलीन का। कौन सी गैस? मस्टर्ड गैस। एथिलीन का उपयोग किया जाता है मस्टर्ड गैस बनाने में। आगे देखिए कार्बन के शुद्ध रूप है, अगर पूछा जाए कार्बन के शुद्ध रूप कौन से हैं तो हीरा और ग्रेफाइट है। ठीक है साथियों, आगे देखिए 160 एसिटिलीन की गंध लहसुन जैसी होने का कारण क्या है? तो साथियों वो है फॉस्फिन। फॉस्फिन के कारण क्या होता है कि एसिटिलीन की गंध लहसुन जैसी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे आपके सामने क्या है, फटाफट से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको भौतिकी और जीव विज्ञान के भी महत्वपूर्ण फैक्ट जल्द मिलने वाले हैं। चलिए 161 देखिए। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो साथियों वो है क्लोरीन गैस। ये विरंजक के रूप में कार्य करती है, फूलों का रंग भी उड़ा सकती है ये। चलिए 162 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है साथियों, ये होता है हीरे में। किस में होता है? हीरे में। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? तो साथियों वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर मतलब प्रकाशीय तंतु भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। और क्या है? एंडोस्कोपी, जिससे शरीर के आंतरिक भागों की जांच की जाती है। एंडोस्कोप, उसमें भी क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही वह कार्य करता है। ध्यान रखिए साथियों, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए थे। चलिए देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का गलनांक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का गलनांक कितना होता है?
ये पूछा गया है। तो साथियों ये होता है 318 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर पैमाना याद रखिए, केल्विन है, र्यूमर है, फ़ारेनहाइट है या सेल्सियस है। यहाँ पर आपको सेल्सियस में बताया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का गलनांक कितना, 318 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला क्या है, हीरे की चमक का कारण क्या है। तो साथियों वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही क्या है, हीरे की चमक का कारण है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का कौन सा संकरण होता है साथियों, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्य जो भी आप समझे। क्या है ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का कौन सा संकरण होता है, तो ये होता है sp2 संकरण। कौन सा साथियों, sp2 संकरण। संकरण से संबंधित प्रश्न है, संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्या है 166, केनाल किरणों की खोज किसने की थी साथियों। केनॉल किरणों, केनाल किरण, केनॉल रे की खोज किसने की, तो ध्यान रखिए क्या है इसका आंसर, गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी। किसने की थी साथियों, गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी केनॉल किरणों की खोज। अगला प्रश्न 167, कृत्रिम रेशा बनाने में उपयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का। किसमें, कृत्रिम या आर्टिफिशियल रेशम बनाने में, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में उपयोग होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का। कौन सा, एल्यूमिनो सिलिकेट खनिज है। पूछा गया साथियों कौन सा एल्यूमिनो सिलिकेट खनिज है, तो वो है साथियों जियोलाइट। ये जियोलाइट क्या काम में आते हैं, ये जल के शुद्धिकरण में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ये कौन से खनिज होते हैं, ये एल्यूमिनो सिलिकेट खनिज होते हैं। अगला है खाद्य परिरक्षण में उपयोगी है साथियों, खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए, इसलिए इससे संबंधित प्रश्न बनते रहते हैं। खाद्य परिरक्षण में उपयोगी होता है कौन, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला देखिए 170 में क्या है साथियों, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता होती है किसी तत्व पदार्थ या अणु में, परमाणु में जो भी हो, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है साथियों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए प्रश्न को और उसका उत्तर भी बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला क्या आ रहा है आपके सामने है साथियों, ऑर्थोबोरिक अम्ल का सूक्ष्म नाम क्या है। ऑर्थोबोरिक अम्ल का सूक्ष्म नाम क्या है, तो वो है बोरिक अम्ल या बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को क्या कहते हैं, ऑर्थोबोरिक अम्ल भी कहते हैं। ये प्रश्न भी हो सकता है कि बोरिक एसिड को और क्या कहते हैं, तो ऑर्थोबोरिक अम्ल भी कहते हैं साथियों। पिच ब्लेंड से पोलोनियम की खोज की थी, इजी क्वेश्चन होगा, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। किससे पोलोनियम की खोज की थी इन्होंने, पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड और किसका अयस्क है, तो साथियों यूरेनियम का भी अयस्क है, यूरेनियम भी प्राप्त होता है पिच ब्लेंड से। आगे देखिए संकरण की संकल्पना, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन की संकल्पना किसने दी थी या किसने प्रतिपादित की थी संकरण की संकल्पना, तो आपका आंसर क्या होगा साथियों, ध्यान रखिए पाउलिंग हो और स्लेटर। किसने दी है, पाउलिंग और स्लेटर ने दी है। काई की, किसकी, संकरण की संकल्पना। ऑक्सीजन की प्रकृति कैसी होती है साथियों, अगर पूछा जाए ऑक्सीजन की प्रकृति कैसी होती है, तो वो होती है अनुचुंबकीय। कैसी होती है, अनुचुंबकीय प्रकृति होती है ऑक्सीजन की। साथियों ये अगला प्रश्न है, एलएस कपलिंग को और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रसेल सैंडर्स कपलिंग। क्या कहते हैं साथियों, रसल सैंडर्स कपलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने 176 देखिए, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान से पढ़िए, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल इसका सूत्र क्या है, H2SO5। परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO5 को कहा जाता है, क्या कहते हैं साथियों, इसे केरो अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, केरो अम्ल। अगर आपसे पूछा जाए केरो अम्ल किसे कहते हैं, आपको अणुसूत्र दे दिया या सूत्र दे दिया H2SO5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, H2SO5। अगर ऐसा प्रश्न आता है केरो अम्ल का नाम पूछा जाए। आगे क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र का अधिकार नहीं है साथियों, विकार है यहाँ पे, विकार कर लीजिएगा, विकार। क्या है, विकार।
रक्त परिसंचरण तंत्र का विकार ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग होता है साथियों? Na24 का। किसका? Na24। अब Na किसका सूत्र है? क्या नाम होगा Na से? आप बताइएगा कौन सा तत्व है Na? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कमेंट करके बताइए। अब क्या प्रश्न आप समझ लीजिए, फिर से बता देता हूँ आपको कि रक्त परिसंचरण तंत्र का विकार ज्ञात करने में उपयोग होता है Na24 का। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं साथियों? सॉरी साथियों, क्या पूछा गया है आपसे 178 में, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। इसका उपयोग काय में होता है? किस में होता है? आइसक्रीम निर्माण में भी होता है। और ये क्या होता है कि ठोस शुष्क बर्फ को या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ये सीधी गैस में बदल जाती है। मार्शल अम्ल किसे कहा जाता है सर? किसे कहते हैं मार्शल अम्ल? तो पराक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। किसे कहते हैं मार्शल अम्ल? मार्शल अम्ल किसे कहते हैं साथियों? पराक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। या इसका सूत्र हो आपके सामने H2SO8। क्या है? H2S2O8। पूरा नाम क्या है इसका? पराक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे क्या कहते हैं? मार्शल अम्ल। अगला आपके सामने है 180। देखिए, पहला कार्बनिक पदार्थ जिसे प्रयोगशाला में निर्मित किया गया था कौन सा है साथियों? यूरिया। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, यूरिया है। यूरिया वो कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में निर्मित किया गया है। आगे आपके सामने क्या है? 181। देखिए, गर्म करने पर कौन ऊर्ध्वपातित या सब्लिमेट हो जाता है साथियों? आयोडीन है। आयोडीन को गर्म करते हैं तो ऊर्ध्वपातित हो जाता है। मतलब ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? बिना द्रव अवस्था के ठोस पदार्थ गैस में पहुंच जाता है या गैस अवस्था प्राप्त कर लेता है। चलिए आगे देखिए, सर्वप्रथम आविष्कृत उत्कृष्ट गैस साथियों, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसे सर्वप्रथम आविष्कृत या खोजा गया था? तो कौन सी साथियों? आर्गन। आर्गन खोजी गई सर्वप्रथम या सबसे पहले खोजी गई उत्कृष्ट गैस नोबल गैस या निष्क्रिय गैस है। इसका वर्ग कौन सा आता है साथियों? 17 है या 18? कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से रिवाइज चल रहा है लेकिन बीच में एक दो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं। चलिए आगे देखिए, द्रव के रूप में पाए जाने वाला तत्व है पारा और ब्रोमीन। ये क्या है? ये द्रव रूप में पाए जाने वाले तत्व है। किसका आयनन विभव उच्चतम होता है साथियों? किसका आयनन विभव उच्चतम होता है? तो वो है हीलियम का। हीलियम का आयनन विभव उच्चतम होता है। एक रेडियो एक्टिव तत्व है, कौन है साथियों? रेडान गैस। रेडान गैस क्या है? एक रेडियो एक्टिव तत्व है और ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। भूकंप आने से पहले किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है वायुमंडल में साथियों? बताइएगा कमेंट करके। चलिए आगे देखिए, वैसे मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ ये प्रश्न जो पूछ रहा हूँ बहुत जल्दी आपको बताए जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आगे देखिए 186, 118 तत्वों में से कितने तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं साथियों? 92 तत्व है जो प्रकृति में अभी तक पाए गए हैं 118 में से, और बाकी कुछ का वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्य किए गए हैं। तो कुल मिलाकर कितने तत्व है जिनमें से 118 में से 92 जो है प्रकृति में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सा जल में विलय है साथियों? हीलियम और आर्गन ये जल में विलय है। किस में विलय है? जल में विलय या घुल जाती है। आगे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड साथियों ध्यान से पढ़िए, कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुभार होता है। महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि ये काफ़ी प्रदूषण है और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की अपेक्षा ज़्यादा तेज गति से जुड़ जाती है और दम घोटकर व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बनती है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका अणुभार नहीं पूछा गया है तो आपसे पूछा जा सकता है, कितना है साथियों? 28। कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुभार बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, 28 है। कितना है साथियों? 28। कितना अणुभार है इसका? 28 है साथियों, 28। चलिए अगला देखिए, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, यहाँ भी ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। अधातु तत्व पूछा गया है। क्या पूछा गया है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु तत्व है तो साथियों क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु तत्व। आगे देखिए 190, अल्प मात्रा में नदी, समुद्र एवं वर्षा में
समुद्र एवं वर्षा में जल में पाई जाती है। कौन पाई जाती है शायद साथियों? अल्प मात्रा में। तो ये है आपकी अल्प मात्रा में कौन पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हीलियम और आर्गन। कौन पाया जाता है साथियों अल्प मात्रा में नदी, समुद्र एवं वर्षा जल में? तो हीलियम और आर्गन। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए क्या है साथियों? अगला प्रश्न है कि मोटर गाड़ियों के धुएं में कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस होती है? प्रदूषण से प्रश्न आते रहते हैं। तो साथियों मोटर गाड़ियों के धुएं में कौन सी गैस है जो प्रदूषण कैंसर के उत्पन्न करने की वाली है? तो साथियों वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। चलिए आगे देखिए, गैसीय अधातुओं के उदाहरण है। गैसीय अधातुओं के उदाहरण है तो क्या है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि ये क्या है? गैसीय अधातुओं के उदाहरण है। 193 वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस नाइट्रोजन भरी जाती है साथियों। वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन। 194 देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ सहयोग करके फोस्जिन बनाती है। क्या पूछा गया है? एक बार ध्यान से पढ़िए फैक्ट को, बिल्कुल ध्यान से। क्या पूछा गया है? सूर्य के प्रकाश में उपस्थित क्लोरीन के साथ सहयोग करके फोस्जिन बनाती है। कौन बनाती है साथियों? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए यहाँ भी खतरनाक, जहाँ देखो रक्त के हीमोग्लोबिन से अगर जुड़ जाए तो वहाँ भी खतरनाक। तो हर जगह खतरनाक गैस है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए, समुद्री गोताखोरों द्वारा कृत्रिम श्वसन के लिए उपयोग की जाती है साथियों। क्या होता है? हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण, मतलब ऑक्सीजन के साथ थोड़ी मात्रा में हीलियम भी मिलाई जाती है कृत्रिम श्वसन के लिए। चलिए आगे अब क्या है आपके सामने? 196 सौर सेलों में प्रयुक्त किया जाता है किसका? सीजियम का प्रयोग भी होता है सौर सेलों में। किसका प्रयोग साथियों? सीजियम का। फिर देखिए 197 मिथाइल अल्कोहल और सोडियम फार्मेट बनाने में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कितने कार्बन मोनोऑक्साइड के यहाँ पर आपसे प्रश्न बन रहे हैं। किस गैस को नूतन गैस भी कहा जाता है साथियों? नूतन गैस। किस गैस को नूतन गैस कहते हैं? तो नियोन गैस को। नियोन कैसी गैस है साथियों? उत्कृष्ट, नोबल या निष्क्रिय गैस क्या है? कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखिए 199 पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस कौन सी है? अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है। प्रकाश संश्लेषण में इसका अवशोषण करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अपने क्या पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भोजन निर्माण करके, पारिस्थितिकी तंत्र में। चलिए, किस गैस को शुष्क गैस कहते हैं साथियों? शुष्क गैस। शुष्क गैस किसे कहते हैं साथियों? आर्गन गैस को कहते हैं क्या? शुष्क गैस। ये बहुत शुष्क होती है। चलिए आगे देखिए, अगला क्या फैक्ट आ रहा है आपके सामने? यह प्रश्न आ रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होती है। अभी मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कौन? पौधे। किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। और क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। किसमें? फोटोसिंथेसिस में। सर्वाधिक कौन सा रंग अवशोषित किया जाता है प्रकाश संश्लेषण में? महत्वपूर्ण प्रश्न, आप कमेंट करिए, मैं बताने वाला हूँ। अगले वीडियो में आपको ये प्रश्न आने वाले हैं। चलिए आगे देखिए, कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है साथियों? रेडॉन गैस। अभी बताया था ये भी मैंने आपको। लेड ऑक्साइड का अन्य नाम क्या है? तो साथियों इसको लिथोर्ज भी कहते हैं। लेड ऑक्साइड को लिथोर्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोर्ज। कैंसर के रेडियो एक्टिव उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है साथियों? तो ये क्या है? रेडॉन। कौन सी गैस का कैंसर के रेडियो एक्टिव उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो रेडॉन का उपयोग भी किया जाता है। खाद्य परिरक्षक में उपयोग किया जाता है किसका? आर्थोबोरिक एसिड या आर्थोबोरिक अम्ल। आर्थोबोरिक अम्ल का उपयोग किस में होता है? खाद्य परिरक्षक में। खाद्य परिरक्षक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्रश्न आपको आने चाहिए और परीक्षा में भी जरूर आएंगे। वायुमंडल सहित संपूर्ण पृथ्वी पर नाइट्रोजन का प्रतिशत। वायुमंडल में तो आपको लगभग 78 पता होगा, लेकिन संपूर्ण वायुमंडल में कितना होता है? 0.01% होता है संपूर्ण वायुमंडल सहित। साथियों पूछा गया है वायुमंडल सहित संपूर्ण पृथ्वी पर। प्रश्न बिल्कुल ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, प्रश्न गलत हो सकता है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें।
चलिए आगे देखिए, अगला क्या है, निश्चेतक के रूप में उपयोग होता है किसका साथियों, नाइट्रस ऑक्साइड का। इसको और क्या कहते हैं, लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड युक्त पेट्रोल का रंग कैसा होता है साथियों, जिसमें टेट्रा इथाइल लेड होता है वो लाल रंग का पेट्रोल होता है, उसमें थोड़ा लाल रंग आपको दिखाई देगा। नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक कौन सा है साथियों, अमोनिया है। कौन है, अमोनिया। किसका यौगिक, नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक। एक द्विधर्मी ऑक्साइड पूछा गया साथियों, द्विधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, प्रश्न आया आपके सामने कि इनमें से कौन सा द्विधर्मी ऑक्साइड है, तो वो कौन है, लेड ऑक्साइड। क्या होगा, लेड ऑक्साइड। अगला देखिए 211 पे आ जाइए, कार्नेटाइट किसका अयस्क है, पूछा गया है कार्नेटाइट। कार्नेटाइट साथियों यूरेनियम का अयस्क है, किसका है, यूरेनियम का। आगे देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन कहलाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन चूने का जल कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है, चूने का जल। चूना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चूने से प्रश्न रसायन में पूछे जाते हैं। फ्रियोन किसे कहते हैं साथियों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC, ये बहुत खतरनाक है ओजोन परत के लिए। चलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, किसे कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड को। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। रेड लेड भी कहते हैं, लाल शीशा किसे कहते हैं, ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड को। किसे कहते हैं साथियों, ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड को। साथियों ये केमिस्ट्री का वीडियो समाप्त यहीं करते हैं। अगला वीडियो आपके लिए और साइंस से लेकर आ रहे हैं, लगभग 3 से 4 वीडियो आपको फटाफट रिवीजन के हिसाब से मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए, अपने मित्र साथियों को भी चैनल शेयर कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।